नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे साइंस, लेकिन साइंस में अब चलेंगे हम केमिस्ट्री की ओर। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स जो साइंस को हम 3 भागों में डिवाइड किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और कहें साइंस एंड टेक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स में हम लोगों ने कई सारे चीजों को देखा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। लेकिन केमिस्ट्री को शुरुआत करने के पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके हम फादर की चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो हेरोडोटस, अगर आप इकोनॉमिक्स को बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें तो एडम स्मिथ। वैसे ही अगर हम जूलॉजी की बात करें या बायो की बात करें तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु। वैसे ही केमिस्ट्री के अगर फादर की बात करें तो कौन होता है? लेवोजियर। यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? लेवोजियर साहब को। लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, यानी रसायन शास्त्र के जनक। तो ये तो छोटी सी बातें हैं, लेकिन अब केमिस्ट्री में देखेंगे क्या? तो केमिस्ट्री यानी कहें सबसे पहले शुरुआत करेंगे एलिमेंट्स की। क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं, या आप हो या हम हो या कोई भी हो, या कहें हम लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, जितने भी एलिमेंट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सब पार्टिकल से मिलकर यानी सब में एलिमेंट है। तो हम चर्चा करेंगे एलिमेंट्स की। मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटलवाइड होगा या एलवाइज होगा, उन सब की चर्चा करेंगे आज के इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स क्या है। अगर हम एलिमेंट्स की बात किया करें तो कहता क्या है? एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी तत्व क्या है? पदार्थ का वह सबसे सरलतम रूप जिसके बाद हम तोड़ ही नहीं सकते हैं उसको। यानी an element is the simplest form of matter that cannot be split into simpler substances or built from simpler substances। यानी ना हम बना सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं। तत्व पदार्थ का सबसे सरलतम रूप है, सबसे छोटा रूप है, टिनी पार्टिकल्स है, जिसे ना ही सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही किसी साधारण रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा निर्माण किया जा सकता है। रासायनिक यानी हम क्या करेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया करवा के। भौतिक यानी हम उसे बनाएंगे जोड़कर। ठीक है, यानी हम तत्व को जो सबसे सरलतम रूप है, छोटा रूप है, उसे हम किसी रूप में तोड़ नहीं सकते हैं। आगे देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, आवर्त सारणी की बात करें, तो द पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों की पहचान की गई है। 118 एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। यानी मेंडलीफ कहें, मोज़लेक आवर्त सारणी जो है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात करें तो 118 तत्व की पहचान की गई, जिसमें 92 क्या है? नेचुरली है, यानी पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से कहें या प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं। और शेष जो 24 है वो सिंथेटिक तत्व हैं। सिंथेटिक यानी हेर फेर करेंगे हम लेबोरेटरी में। तो 92 क्या है? वो नेचुरली पाए गए हैं। कुल एलिमेंट्स की बात करें तो 118 एलिमेंट्स हैं। और इन तत्वों को हम डिवाइड कर देते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड, यानी धातु, अधातु और उपधातु में। इसके बाद इसी में देखेंगे क्या? सॉलिड, गैस, अक्रिय गैस। अरे बात समझ में? अब उसी में देखना है कि कौन सा नॉन मेटल में कौन सा गैस है, क्या है, कौन सा मेटल में गैस है। इन सबको कैटेगराइज करेंगे मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। अब 118 एलिमेंट में देखेंगे तो जो 80 एलिमेंट हैं, 80 तत्व हैं, वो एकदम स्थिर हैं, जिनमें से कम एक स्थिर आइसोटॉप है। और 38 में विशेष रूप से क्या है? रेडियो न्यूक्लियोइड है, जो समय के साथ अन्य एलिमेंट्स के तत्वों के साथ मिलकर क्या होगा? क्षय होगा, टूटेगा और जुड़ेगा। यानी 118 एलिमेंट्स में 92 नेचुरली पाए गए, जिसमें से 80 क्या हैं? वो स्टेबल है एक आइसोटॉप के साथ में। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये सब सर देखिए, ये सब जो बेसिकली है वो रट्टा मारने की चीज है, लेकिन जो समझने वाली बातें हैं वो शुरुआत होगी यहां से। अब क्या कहा कि पृथ्वी के निर्माण की बात करें
तो जो होल अर्थ की बात करें, पृथ्वी के निर्माण की बात करें, तो पृथ्वी के निर्माण में सबसे प्रचुर तत्व, एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है पृथ्वी में बाय मास। पृथ्वी के निर्माण हेतु लोहा सबसे प्रचुर तत्व है, जबकि ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे आम तत्व है, यानी क्रस्ट है ऊपर वाले भाग में। अगर क्रस्ट यानी ये सर पृथ्वी है, ये और ये हो गया कोर, ये मेंटल और ये क्रस्ट, यानी जो पृथ्वी की भूपर्पटी है जहां हम लोग निवास करते हैं, जिसको हम स्थल मान लें ऊपर वाला भाग, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। सर ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के 3 भागों में यानी लगभग 71% में वाटर है, और 71% वाटर में क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O, यानी क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी मिक्स है। इसलिए पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे आम तत्व, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि पृथ्वी के निर्माण में सबसे प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो हम इसे देखते हैं कि पृथ्वी की परपटी की बात करें, परत की बात करें, अभी कहा कुछ देर पहले कि पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में, लेकिन सबसे कम फास्फोरस है। समझना, वेयर ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर तत्व है, वही फास्फोरस सबसे कम है। 2 क्वेश्चन निकल कर आए यहां। क्वेश्चन क्या आएगा कि पृथ्वी, इनमें से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी में पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाला ऑक्सीजन, और सबसे लिस्ट अमाउंट कम मात्रा में फास्फोरस होगा। तो हो सकता है आपके आने वाले पेपर में हो सकता है घटने, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिए कि सर 4 एलिमेंट दिए हैं, आपको यह दिखाना है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है। तो इसे हम परसेंटेज के जरिए समझ सकते हैं। देखिए, 2 तरफ, एक तरफ एलिमेंट है और दूसरे तरफ क्या है, द परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के परत में प्रतिशत तत्वों का। जैसा कि कहा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है पृथ्वी की परत में, कितना, 46.6%। इसके बाद क्या होगा, सिलिकॉन, और इसके बाद एल्यूमिनियम। अब इसी में से क्वेश्चन कर दें, सबसे ज्यादा पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाला सॉलिड क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। सॉलिड की बात करेंगे, एलिमेंट की नहीं। अगर सॉलिड होगा तब क्या होगा, एल्यूमिनियम, दूसरा लोहा। परसेंटेज कितने, तो जहां एल्यूमिनियम 8% है वहीं लोहा 5% है। कैल्शियम 3.6, पोटेशियम 2.8, मैग्नीशियम 2.1, हाइड्रोजन 0.14%, और सबसे कम लिस्ट कहें फास्फोरस 0.12%। आ रही बात समझ में कि पृथ्वी की परत में ये तत्वों का लगभग प्रतिशत है। तो जहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी वहीं फास्फोरस की मात्रा कम है। ये तो हो गया सर क्रस्ट। लेकिन कभी कभी आता है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सर लगभग गलती करके आते हैं यहां, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन में आता है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा, हम लोहा बना के चले आते हैं, लेकिन लोहा सबसे कम है। तो वेयर ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी वाइल आयरन इज द लिस्ट। जहां ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है वहीं लोहा सबसे कम है। तो क्यों ना इसका हम परसेंटेज देख लें, ताकि एक आइडिया हो जाएगा। जब दूसरा बात करे तीसरा का बात करेगा, क्योंकि कभी कभी सेटर क्या करता है, सर कंपटीशन बहुत टफ है आने वाले समय में, तब कभी कभी सेटर आपसे ऐसा क्वेश्चन करता है जो गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो वहीं पर हम औरों से अलग हो जाते हैं अगर वो क्वेश्चन हम सही करके चले आते हैं। तो इसे भी हम देख लेते हैं डायग्राम के जरिए या कहें बॉक्स के जरिए। तो एक तरफ एलिमेंट्स हैं और दूसरे तरफ मानव शरीर में पाए जाने वाला प्रतिशत, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा ऑक्सीजन जो 65% है।
सेकेंड कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। तो जहां पृथ्वी के क्रस्ट में फास्फोरस की मात्रा सबसे कम थी, वहीं हमारे शरीर में, मानव शरीर में लोहा की मात्रा सबसे कम होगी। आ रही बात समझ में? यानी ऑक्सीजन देखा, कार्बन देखा, हाइड्रोजन देखा, नाइट्रोजन देखा, कैल्शियम देखा, और बात करते हैं किसकी? आयरन कितना है? तो आयरन की बात करेंगे तो एकदम सबसे कम प्रतिशत। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए अब देखिए हम मेटल। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तत्वों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि सर एलिमेंट को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। धातु, अधातु और उपधातु। तो इस टॉपिक में हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे अभी धातु पे, इसके बाद देखेंगे नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड क्या है। मेटल्स क्या है? जो जिसमें चमक है, जो सॉलिड है। नॉन मेटल क्या है? उसका अपोजिट गुण। मेटलॉइड क्या है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल के गुण दोनों पाए जाएंगे, वो उपधातु होंगे, मेटलॉइड होंगे। तो आइए देखते हैं कि धातु कहते किसे हैं, उसका फीचर्स क्या होगा, और मेटल से, धातु से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे लिए। देखिए डिफिनेशन इसका, कहा क्या? मेटल्स आर सॉलिड, धातु ठोस होते हैं, एक्सेप्शनल मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी अपवाद पारा जो कमरे के तापमान पर तरल है। तो कमरे के तापमान कहने का मतलब है सर 25 से लगभग 26 डिग्री सेल्सियस, ये कमरे का तापमान माना जाता है नॉर्मली। जैसे इससे टेम्परेचर बढ़ता है हमें गर्मी महसूस होने लगता है, जैसे इससे टेम्परेचर कम होता है हमें थोड़ी थोड़ी ठंडी महसूस होने लगती है। यानी कहें कि पारा जो कमरे के तापमान पर तरल है, पारा क्या है? मेटल्स का एग्जाम्पल। धातु ठोस होते हैं, नॉर्मली हार्ड, सामान्यतः कठोर होते हैं। दे हैव लस्टर, उनमें चमक होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन कह लें, सबसे बढ़िया कह लें हम गोल्ड। अरे बात समझ में? उनमें चमक होगा, उच्च गलनांक बिंदु होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, क्वथनांक बिंदु भी, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। भैया तुरंत तो हम उसे बॉइल करेंगे तुरंत तो होगा नहीं। विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। कैसे? जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सर Ag इज ग्रेटर देन Cu इज ग्रेटर देन Al इज ग्रेटर देन Fe। यानी कहा कि सर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को, इसके बाद माना जाता है तांबा को, इसके बाद माना जाता है एल्यूमिनियम को, तब माना जाता है लोहा को। तो हो सकता है अरेंज करने के लिए भी थे कि इनमें से कौन से तत्व सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा सुचालक होगा हीट का। कौन होगा? चांदी होगा, तांबा होगा, एल्यूमिनियम होगा और फिर आयरन होगा, यानी Fe होगा। एक्सेप्शनल देख ले, क्या कहा? आयरन, कॉपर, गोल्ड और फिर जिंक, यानी लौह, कॉपर, सोना और जिंक, देयर आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। ये किसके उदाहरण है? धातु के उदाहरण है। रिलेटिव रिएक्टिव ऑफ मेटल्स, धातुओं के सापेक्षिक अभिक्रियाशीलता। सर ये कहता क्या? ये समझते हैं जितने सारे मेटल्स हैं, सारा मेटल्स क्या अभिक्रियाशील है? नहीं। कुछ ऐसे मेटल हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं, कुछ ऐसे मेटल हैं जो लिस्ट रिएक्टिव हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जहां पे लिखा हुआ है सोना सबसे कम अभिक्रियाशील। अब सोचिए कि सोना अगर सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता तो हम जितने सारे ऑर्नामेंट्स पहन के जाते हैं पार्टी वगैरह में, क्या जा पाते? जैसे ही हम घर से निकले, पार्टी वगैरह अटेंड किए, घर आते आते हमारा जो गोल्ड येलो है, येलो कलर का होता है ना गोल्ड, वो ब्लैक हो जाता हवा के संपर्क में आते हुए। यानी जहां पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, वहीं सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है सर, दूसरे नंबर वाला पूछता है, दूसरा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन सा है?
तब हमें पोटेशियम के अलावा और कई सारे धातु के बारे में समझना होगा, जानना पड़ेगा। तो आइए इस डायग्राम के जरिए हम समझते हैं कि जितने सारे मेटल हैं उनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और कौन लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो इस डायग्राम के जरिए आप ये समझ पाओगे कि ये सबसे ज्यादा है, यानी अब ये कहें हम घटते क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, घटते क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी का क्या कहा, तो सबसे ज्यादा की बात करें घटते क्रम कहें, सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। यानी लिस्ट रिएक्टिव मेटल की श्रेणी में कौन रहेगा टॉप पे, गोल्ड रहेगा, और मोस्ट रिएक्टिव मेटल में कौन रहेगा टॉप पे, पोटेशियम रहेगा, जिसका सांकेतिक अक्षर क्या होगा, के होता है। कभी कभी एग्जाम में मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं वो गलती कर बैठते हैं, पोटेशियम का सांकेतिक अक्षर क्या होगा, ऑप्शन में पी रहता है, फास्फोरस, हम गलती करे चले आते हैं, जबकि पोटेशियम का क्या होगा, के होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्या होगा। आ जाए इंपोर्टेंट मेटल एंड देयर ओर्स, महत्वपूर्ण धातु और उनके अयस्क। महत्वपूर्ण धातु और उनके अयस्क यानी काफी इंपोर्टेंट है सर, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में भी और आने वाले समय में भी। इनमें से कौन सा लोहे का अयस्क है, कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है, हम इसे भी समझेंगे और देखेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम आयरन की बात करें, आयरन का अयस्क कौन कौन सा है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट। तो जहां हेमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3 इंटू 3H2O, बहुत टफ है केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि सर जनरली केमिकल फॉर्मूला पूछता नहीं है, लेकिन क्या पता आने वाले पेपर में पूछ दे, इसीलिए लेकिन और पे फोकस जरूर करना पड़ेगा हमें, और को जानना पड़ेगा हमें कि इनमें से कौन सा लोहा का अयस्क है, कौन सा नहीं है। हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट, देयर आर ओर्स ऑफ आयरन कहें, ये सब आयरन के लोहा के अयस्क हैं। फिर आ जाए सोडियम, Na, सोडियम का क्या होगा, चिली साल्ट पीटर, ये पूछा गया है, जिसका केमिकल फॉर्मूला NaNO3। क्वेश्चन कैसे आएगा, दो तरीके से, इनमें से कौन सा सोडियम का अयस्क है या चिल्ली साल्ट पीटर इनमें से किस धातु का अयस्क है, दो तरीके से बनेगा, सोडियम का कौन सा अयस्क है या बोरेक्स इनमें से किस धातु का अयस्क है। तो हमें दोनों तरीके से याद रखना पड़ेगा, सोडियम को भी याद रखना होगा कि सोडियम का अयस्क चिल्ली साल्ट पीटर बोरेक्स है, या बोरेक्स चिल्ली साल्ट पीटर सोडियम का अयस्क है, चाहे इधर से बात करें चाहे उधर से बात करें। ठीक है, फिर आ जाए कैल्शियम, Ca, कैल्शियम का डोलोमाइट, कैल्साइट और एस्बेस्टस, ये वाले पूछे गए हैं आपके ALP वाले पेपर में। एस्बेस्टस किसका अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें CaSiO3 इंटू MgSiO3। कैल्साइट किसका है, CaCO3, CaCO3। ठीक है, आगे देखिए। अब आ जाइए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का बॉक्साइट कई बार पूछा है, बॉक्साइट किसका अयस्क है या एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो बॉक्साइट इज अ मेन ओर्स ऑफ द एल्युमिनियम, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3 इंटू 2H2O। कोरंडम Al प्लस पर KAlSi3O8, देयर आर ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। पोटेशियम सांकेतिक अक्षर के, पोटेशियम का और क्या होगा, साल्ट पीटर यानी नाइटर भी कहते हैं उसे, KNO3। मैग्नीशियम यानी Mg, मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3 इंटू CaCO3,
तो मैग्नीशियम का 2 और मैग्नेसाइट और डोलोमाइट। कॉपर, तांबा, क्यूपराइट और कॉपर पायराइट्स। तो जहां क्यूपराइट की केमिकल फॉर्मूला Cu2O, वहीं कॉपर पायराइट्स का केमिकल फॉर्मूला CuFeS2। सिल्वर, जिसको रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है जर्मन सिल्वर, समझना, जर्मन सिल्वर ये क्या है सर? ये एलवाई है, जिसे हम हिंदी में कहें मिश्र धातु, मिश्र धातु। अब क्वेश्चन क्या रहता है, इनमें से चांदी का कौन सा अयस्क है? जर्मन सिल्वर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? एलवाई है, मिश्र धातु है। तो यानी कौन हो गया? रूबी सिल्वर और है इसका, हॉर्न सिल्वर और है इसका, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, चांदी का अयस्क नहीं है। क्योंकि आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चांदी का इनमें से कौन सा अयस्क नहीं है, ये नहीं है, जो हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। जैसे ही देखते हैं सिल्वर लगा हुआ, अच्छा ये तो होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आ जाए गोल्ड, सोना। Au सांकेतिक अक्षर, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। जहां कैल्वेराइट का केमिकल फॉर्मूला AuTe2, वहीं सिल्वेनाइट का AgAuTe2। मरकरी, सीनेबार, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, मैं वहां लिखे दे रहा हूं ताकि आपको जब आप क्लास लोगे, वीडियो देखोगे या रिवीजन करोगे, तब आपको ज्यादा कसरत ना करना पड़े। सीनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का। HgS, टीन का। कैस्टराइट, SnO3। गैलेना किसका है? लेड या लीड, सीसा, सांकेतिक अक्षर Pb, केमिकल फॉर्मूला PbS। सीनेबार भी पूछा गया मरकरी का, गैलेना भी पूछा गया सीसा का। फिर आ जाए कोबाल्ट, CO। कोबाल्ट कहे अस्मेलाइट, निकेल, मिलेराइट, NiS और मैग्नीज, Mn। जहां मैग्नीशियम का सांकेतिक अक्षर Mg है, वहीं मैग्नीज का क्या होगा? Mn होगा। मैग्नीज का जो और है वो क्या होगा? पैरोलसाइट, MnO2 और मैग्नाइट, Mn2O3 तो याद रखने का तरीका क्या है पता है? आप इसे 2 से 3 बार जब रिवीजन करेंगे, सुनेंगे, तो कम से कम ना दिमाग में सेट कर जाएगा। 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तब क्या होगा? याद आ जाएगा। क्योंकि कहा भी जाता है सुनी हुई चीज ज्यादा याद होता है ना। आगे देखिए यूरेनियम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम की बात करें, सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां? भारत में नहीं, भारत में एक जगह जादूगोड़ा, जो झारखंड में है। तो भारत में यूरेनियम का जो माइंस है, जादूगोड़ा माइंस, जो झारखंड में पड़ता है। जबकि यूरेनियम का अगर प्रोडक्शन के मामले में देखेंगे, तो प्रोडक्शन के मामले में कजाकिस्तान, लेकिन स्टोरेज के मामले में ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम एक नेचुरल सोर्सेस कहें किसका है? तो ये सोर्सेस है परमाणु रिएक्टर का। इसका और क्या होगा? पिच ब्लेंड, केमिकल फॉर्मूला U3O8। कैडमियम, ग्रेनोसाइट, CdS। दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फिजिक्स में याद होगा कैडमियम के छड़ यूज किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ताकि वो रिएक्शन जल्दी ना करे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेटल्स, यानी धातुओं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। आप इसमें जितने भी सेंटेंस देखोगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछता है, और पता है हम इसे नजरअंदाज कर बैठते हैं और केवल रिवीजन नहीं करने के चक्कर में गलती होता है। जितने भी मेटल्स हैं उसमें सबसे भारी क्या होगा? हैवीएस्ट मेटल ऑस्मियम। द ऑस्मियम इज द हैवीएस्ट मेटल। तो जहां ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, हल्का लिथियम। प्लेटिनम की चर्चा नहीं करेंगे। ऑस्मियम सबसे भारी धातु, लिथियम सबसे हल्का और सबसे अपवर्तक, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु। यानी सबसे कठोर धातु क्या होगा? प्लेटिनम होगा। सबसे भारी धातु क्या होगा?
ऑस्मियम होगा और सबसे हल्की लिथियम होगा। लोहा, कई सारे ऐसे मेटल हैं जिसे हम यूज करते हैं, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट। लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम धातुओं का उपयोग घरेलू बर्तन, कारखाने के उपकरण और के बनाने में किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि कार की बैटरी में क्या यूज करते हैं? लीड एंड जिरकोनियम मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरीज। कार की बैटरी बनाने में लीड और जिरकोनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? इनमें से 4 मेटल देगा, कहेगा क्या कि कार की बैटरी में इनमें से कौन सा मेटल का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? कार की बैटरी में कौन सा मेटल का उपयोग किया जाता है? तब क्या होगा? लीड, सीसा और जिरकोनियम। आगे देखिए, क्रोमियम। क्रोमियम मेटल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। क्रोमियम धातु का उपयोग लोहे और इस्पात वस्तुओं के यसद लेपन के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है, चूहों को मारने के लिए। अब सोचिए, चूहों को ही मारने के लिए धातु का यूज करते हैं। जिंक फॉस्फाइड इज यूज्ड फॉर किलिंग रेट्स। केमिकल फॉर्मूला Zn3P2। चूहों को मारने में जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? Zn3P2। कभी कभी केवल केमिकल फॉर्मूला देता है ऑप्शन में, जिंक फॉस्फाइड रहेगा ही नहीं। इनमें से किसे चूहों को मारने में प्रयोग करते हैं? Zn3P2। ठीक है, देखिए अब आ जाए, आयरन इज यूज्ड एज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे कहीं आग लगी है, वहां थोड़ा सा पेट्रोल डालना, पेट्रोल क्या किया? कैटलिस्ट का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया। तो वैसे ही आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय हैबर्स प्रोसेस। एक क्वेश्चन आता है, अमोनिया गैस किस तरीके से तैयार करते हैं? हैबर प्रक्रिया द्वारा। उस प्रक्रिया में लोहे का काम क्या है? लोहे का काम है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। अब हाइबर प्रोसेस क्या है, सो देखते हैं। द हाइबर प्रोसेस इज कॉमन प्रोसेस, एक ऐसा सामान्य प्रक्रिया जिसमें हम अमोनिया के निर्माण के लिए किसका यूज करेंगे? 2 गैस, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अब इसमें से एक और क्वेश्चन जोड़ दें, अमोनिया के निर्माण हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, हाइबर प्रोसेस भी क्लियर हो गया। हाइबर प्रोसेस में किस गैस का यूज करते हैं वो भी क्लियर हुआ, और अमोनिया गैस कैसे तैयार करते हैं वो भी क्लियर हुआ। तो लोहा का यूज करते हैं उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में। फोटोक्रोमैटिक ग्लास, जिसे हम कहते हैं डे नाइट, कहते हैं ना सर, डे नाइट चश्मा का यूज करते हैं। तो उस फोटोक्रोमैटिक ग्लास में सिल्वर क्लोराइड का लेप लगा हुआ होता है। सिल्वर क्लोराइड यूज करते हैं, AgCl। AgCl का यूज करते हैं ताकि आप देखते होंगे धूप में जैसे ही जाते हैं वो ब्लैक हो जाता है, जैसे ही थोड़ा शैडो पार्ट में आते हैं हमारे वो जो ग्लास है, फोटोक्रोमैटिक ग्लास है, वो व्हाइट हो जाता है। क्वेश्चन क्या रहेगा? फोटोक्रोमैटिक ग्लास में किसका यूज करते हैं? सिल्वर क्लोराइड का। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? AgCl। अभी हम लोग जब मेटल देख रहे थे तो कहा ही था कि मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड पार्ट में होता है, जबकि ये क्या है? मेटल है। तो पारा तरल धातु है, मरकरी मेटल इज लिक्विड फॉर्म विच इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर्स। पारा तरल धातु है जिसका प्रयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। एक क्वेश्चन यह आता है, बहुत बार पूछा जाता है सर, कि सिल्वर स्पून, जैसा कभी कभी आपने स्कूलिंग लाइफ में भी सुना होगा कि चांदी के चम्मच से अंडे को खाना वर्जित माना जाता है। हम लोग सोचते थे यार क्या होगा अगर खा लेंगे,
तो हमारी तबीयत खराब होगी क्या? नहीं भैया, चांदी का चम्मच खराब हो जाता है। यानी सिल्वर स्पून इज नॉट यूज्ड इन एग फूड बिकॉज इट फॉर्म्स ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। क्योंकि चांदी का चम्मच खराब हो जाता है वो जैसे ही उसके संपर्क में आता है, और वो क्या बनेगा? ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, यानी Ag2S के कारण खराब हो जाता है। तो अंडे के भोजन में चांदी के चम्मच का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह ब्लैक सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसका अगर हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें Ag2S। बेरियम सल्फेट BaSO4, जब एक्सरे होता है, चाहे पेट का जो एक्सरे किया जाता है, तो कोई ना कोई मेटल का यूज करते हैं जो बेरियम धातु है। बेरियम सल्फेट केमिकल फॉर्मूला BaSO4 इज यूज्ड इन एक्सरे ऑफ द अबॉटमेंट एज बेरियम मेटल। अमाशय पेट के एक्सरे में किस धातु का उपयोग करते हैं? बेरियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। प्योर गोल्ड आपने सुना ही होगा। शुद्ध सोने कितने कैरेट के होते हैं? शुद्ध सोने 24 कैरेट के होते हैं। क्या उसका हम कभी भी ऑर्नामेंट्स बनाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये डक्टाइल होगा, तन्य होगा, या कहें फ्लेक्सिबल होगा तो टूट जाएगा। तो जनरली जो आभूषण बनता है वो 20 से 22 कैरेट बनता है। क्या मिलाते हैं? कैरेट को कम क्या करते हैं? उसमें हम तांबा मिलाते हैं। यानी प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट एंड कॉपर इज मिक्स्ड टू हार्डन द गोल्ड। शुद्ध सोने 24 कैरेट के होते हैं और इसे कठोर करने के लिए तांबा मिश्रित किया जाता है। फ्यूज तार, अब सोच रहा हूं सर फ्यूज तार क्या है? जितने भी छोटे छोटे घर में जो स्टेबलाइजर यूज किए जाते हैं सर, आप देखेंगे उसमें स्टेबलाइजर के बैक साइड में एक फ्यूज यूज किया जाता है। तो उसमें जो वायर होता है लीड और टीन से बना होता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ विच मेटल? फ्यूज वायर किस धातु से मिलकर बना होता है? लीड और टीन से मिलकर बना होता है फ्यूज वायर। अब देखिए, जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। कई बार क्वेश्चन आता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण हेतु किसका यूज करते हैं? जस्ता का यूज करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण के तहत जस्ता का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? जस्तीकरण के तहत जस्ता का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही जंग लगेगा, ये केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन तो है नहीं, यानी फिजिकल मतलब क्या? मुड़ जाना, केमिकल रिएक्शन, और उसके तहत इसके भार में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है। कई लोग लगता है सर लोहा के ऊपर जो जंग लगेगा कैसे बढ़ोतरी होगा? सर उस पर एक परत लग जाता है। इस कारण से कभी आप देखे होंगे कि जब हम पुराने जंग लगे लोहे को बेचते हैं तो जो खरीदने वाला उस पर जो जितने सारे रस्टिंग है उसे क्या करता है? हटाता है, ताकि उसका वजन थोड़ा सा कम हो। CO यानी कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। CO यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। ऑलवेज क्वेश्चन आता है, इनमें से किस मेटल का प्रयोग कैंसर उपचार में करते हैं? कोबाल्ट का प्रयोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। एक चीज और देखिए, एट रूम टेम्परेचर, ऐसा नहीं है केवल मरकरी ही रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा। एट रूम टेम्परेचर गैलियम मेटल इज ऑल्सो इन अ लिक्विड स्टेट। कमरे के तापमान पर गैलियम धातु भी तरल अवस्था में होता है। सिल्वर नाइट्रेट की बात करें, AgNO3 केमिकल फॉर्मूला। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? अब देखेंगे चुनाव के दौरान। अब देखिए 2019 में चुनाव का माहौल होगा। जैसे ही आप इलेक्शन के लिए जाते हैं, मतदान के लिए जाते हैं, वहां पे नाखून में देखते होंगे जितने भी पीठासीन अधिकारी होते हैं वो कुछ ना कुछ हमारे नाखून के ऊपर पेंट करता है। वो पेंट होता क्या है? तब एग्जाम में आता है कि चुनाव के दौरान चिन्ह के रूप में किस मेटल का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं, जिसे हम AgNO3 कहते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश, कृत्रिम बारिश में सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं।
AgL। तो जितने भी सर फिजिक्स केमिस्ट्री है वो सब बिल्कुल यूज वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वे प्रैक्टिकल सब वही बेसिकली पूछे जाते हैं। तो कृत्रिम बारिश में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। बेवकूफों का सोना कहते हैं किसे, याद होगा आयरन पायराइड्स, आयरन का अयस्क, आयरन पायराइड्स FeS2 इज नन एज फुल्स गोल्ड। आयरन पायराइड्स को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। सबसे शुद्ध लोहा क्या होगा, पिटवा लोहा या ढलवा लोहा? हिंदी में रहता है पिटवा या ढलवा। ढलवा क्या है कि सर एक खांचा बना हुआ है, इस सांचा के तहत वो, लेकिन नहीं, पिटवा यानी उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पीटते हुए ठोस रूप में जो हम करते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप पीटवा लोहा होता है, ना कि ढलवा लोहा होता है। देखिए अभी कुछ देर पहले कहा लोहे का जंग लगना, लोहे को जंग बचाने के लिए हम लोग जिंक का कोट लगाते हैं जिसको जस्तीकरण कहते हैं। तो जंग लगना, एक क्वेश्चन आता है क्या होगा, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? सर फिजिकल चेंज कैसे होगा, अगर लोहा का मान लीजिए रॉड है, अब इसमें जंग लगेगा तो इसका रूप तो चेंज नहीं होगा ना। ये तो ऐसा थोड़े कि ये जंग लगने के बाद ये बीच में टूट गया या मुड़ गया। तो लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेज है। और क्वेश्चन जनरली आता है कि वजन बढ़ेगा कि घटेगा, तो हमेशा याद रखिए जंग लगने के बाद लोहा का वजन बढ़ता है, क्योंकि लोहे के ऊपर एक पतली सी परत चढ़ जाती है। इन फायरवर्क्स, पटाखे जो हैं, आतिशबाजी हैं, तो आतिशबाजी में जो लाल रंग है, लाल लाल रंग यानी क्रिम्सन रेड कलर, जिसे हम कह सकते हैं लाल लाल रंग की जगह पे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि चटक लाल रंग, चटक लाल रंग, यानी आतिशबाजी में लाल लाल रंग या चटक लाल रंग स्ट्रोंटियम की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे हम SR से इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा कि आतिशबाजी में, पटाखे में, क्रैकर्स में जो लाल रंग दिखता है किस मेटल के मौजूदगी के कारण? स्ट्रोंटियम की मौजूदगी के कारण। अब द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेरियम इन फायरवर्क्स। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है। तो भैया एक चीज याद रखना, स्ट्रोंटियम के कारण जहां क्रिम्सन रेड कलर होगा, वहीं ग्रीन कलर बेरियम की मौजूदगी के कारण होगा। क्लियर है यहां तक? आ रही बात समझ में? चलिए, तो अब जो एलिमेंट चैप्टर से अब आपको करना क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर आपने पेपर सॉल्व किया होगा, आप प्रीवियस ईयर उठाइए पेपर और देखिए कि कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछा गया है एलिमेंट से। यकीनन इस वीडियो के जरिए काफी बेनिफिट होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।